उसे दुल्हनों की तरह सजाया गया था। छोड़ दो, मुझे चाहने दो। उसने आखिरी बार वहां खड़ी 2-3 लड़कियों के सामने हाथ जोड़कर कहा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। यहाँ हर कोई आकर ऐसे ही रोता है, फिर उसकी जिंदगी संवर जाती है। तो दूसरों को रुलाता है फिर वो। सब्र करो, आज तो तुम्हारी बोली का दिन है, सब ठीक हो जाएगा। एकदम से वहां खड़ी 2-3 लड़कियों ने इंकशाफ किया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कह रही हो? कैसी बोली? वो एक झटके से खड़ी हुई तो उसके सर पर टिका दुपट्टा ढलक कर नीचे को लटकने लगा। अरे क्या कर रही हो, अभी तो तुम्हें तैयार किया है, पूरा हुस्न खराब कर दोगी अपना। दूसरी लड़की ने फौरन से आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उसके कंधे पर दोबारा जमाया। क्यों कर रही हो मेरे साथ ये जुल्म? मुझे जाने दो, मैं यहाँ की बासी नहीं हूँ। वो खूबसूरत हिरनी वाली आंखों वाली जारों के तार रोने लगी। चुप कर जाओ, हमारी नरमी का फायदा ना उठाओ। उन दो लड़कियों ने आगे बढ़कर उसे थप्पड़ रसीद किया तो वो फटी फटी निगाहों से उनको देखने लगी। भरे मजमा में उसे घसीट कर ले जाया गया। उसे जैसे ही पलकें उठाकर देखी तो क्या देखती है कि वो तो लोगों का इतना बड़ा हुजूम जमा है। ये शरीफजादियों का कब्रिस्तान है। यहाँ बहुत से मर्दों की शराफत का जनाजा निकलता है। देखो, ये सब तुम्हारे खरीदार हैं। इसकी मालकिन आएगी। और उसका चेहरा थोड़ी से उठाकर उसके सामने की तरफ करवाया। अपनी आंखों से देखो, ये सब तुम्हारे हुस्न के तलबगार हैं, तुम्हारे लिए बोली लगाने आए हैं। अपने हुस्न का जलवा दिखाओ ताकि मुझे तुम्हारा कुछ तो फायदा हो। इतने शशद निगाहों से अपनी मालकिन को देखा और सिसकियां लेकर रोने लगी। मजमा में लोग आगे बढ़ के उसके हुस्न से अपनी आंखों को ठंडा करने लगे। तमाम लोग आगे बढ़कर एक से बढ़कर एक बोली लगाने लगे। वो हैरान परेशान खड़ी अपनी जात का तमाशा बनते देखती रही। उसका पूरा वजूद जल्जलों की जद में था कि क्या हो रहा है मेरे मालिक, मुझे तो बचा ले, मेरा आखिरी और वाहिद सहारा तो तू ही है। उसने बेख्तियार अपने लबों से दुआ जारी रखी और नम आंखों से सामने खड़े तमाशाइयों को देखने लगी जो कि उसकी जात का तमाशा बना रहे थे और बोली लगाकर उसे अपना बनाना चाहते थे। इतनी कम बोली, ये हुस्न का पैकर किसी को नहीं मिलने वाला। मालकिन ने आगे बढ़कर एकदम से मजमा को खामोश करवाया। जो सही बोली लगाएगा उसे ही ये सब कुछ मिलेगा, और जो खामोश रहेगा वो हाथ मलता रह जाएगा। याद रखो, ये हुस्न का पैकर सदियों में पैदा होता है और फिर नसीब वालों को ही मिलता है। अपनी अपनी बोली लगाना शुरू करो। मालकिन ने इशारा किया तो हुजूम झपट्टे के अंदाज में आगे बढ़ने लगा। उसने जब ये देखा तो फौरन से पीछे हटी। वो ये सब कुछ जिंदगी में पहली बार देख रही थी। उसका सांस उसके सीने में ही अटकने लगा। उसका पूरा वजूद कांपने लगा। या अल्लाह, ये क्या तमाशा हो रहा है? मेरी जात इतनी वक़्त तो नहीं कि यूं मेरे भरे बाजार में बोली लगाई जाए। उसकी कांच सी आंखों में आंसुओं की मुसलसल बरसात हो रही थी। उसके लब कँप-कँपा रहे थे। आंसू उसके हाथ की पुश्त पर गिर रहे थे, जिन्हें वो साफ करने का कष्ट नहीं कर रही थी। उसे बस एक ही चीज का डर था कि अगर किसी ने बोली लगाकर उसे हासिल कर लिया तो उसकी आगे की जिंदगी कैसी होगी। वो जोर जोर से सांस लेने लगी। दिल एकदम से इस जोर से धड़का कि उसे लगा कि सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। 20 लाख! एकदम से मजमा में आवाज उभरी तो उसने तड़प कर सामने की तरफ देखा। वहां मौजूद एक मोटा सा शख्स उसे देखकर कहने लगा, 20,50,000। मजमा में फौरन से दूसरी आवाज आई तो मालकिन ने महफूज हुई निगाहों से उस शख्स को देखा जो अच्छा खासा कारोबारी आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन अपनी शराफत की बोली लगा रहा था। 21 लाख! एक और आवाज उसके पूरे वजूद को लड़सा के रख गई। उसके जिस्म ने झटके खाए और वहीं जमीन पर बैठती चली गई। मालकिन की आंखें खुल गई। क्या बोल रहा है? इतनी बड़ी बोली आज तक किसी ने नहीं लगाई। तमाम बोली लगाने वाले चुप हो गए। क्या ये आखिरी बोली है? मैं इसे आखिरी समझू? वो बोली को बंद कर दूं क्या? मालकिन ने ऊंची आवाज में वहां मौजूद लोगों से कहा तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। 21 लाख रुपए बोली लगाने वाला शख्स दूसरे तमाम लोगों को फातिहाना निगाहों से देखने लगा। ठीक है, तो फिर बोली बंद कर दी जाती है। मालकिन ने देखा कि काफी देर तक मजमा खामोश रहा है और किसी ने 21 लाख रुपए से ज्यादा बोली नहीं लगाई। तो उसने हाथ उठाकर बोली खत्म होने का ऐलान किया और इससे पहले कि उसका हाथ पकड़कर उसे 21 लाख रुपए वाले
बोली लगाने वाले शख्स के हवाले कर दी। एकदम से किसी ने मालकिन को रोक दिया। ठहर जाइए, अभी मैंने शुरुआत ही नहीं की। मालकिन ने भागते दौड़ते मजमा में दाखिल होते उस शख्स को देखा जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उसका सांस फूल रहा था। अब तुम 21 लाख से ज्यादा ही बोली लगाना, वरना सब कुछ बेकार जाएगा। मालकिन ने एकदम से हाथ न चाहते हुए कहा। तो उस शख्स की नजर उसके बराबर में खड़ी उस हुस्न की गंदी हुई लड़की पर पड़ी जो कि खौफ ज़दा निगाहों से अपने साथ होने वाले तमाशे को मुलाहिजा फरमा रही थी। या अल्लाह प्लीज, या अल्लाह प्लीज मेरी मदद फरमा दे। उसने आखिरी वक्त तक अपने रब्बा को पुकारा था। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई मुआवजा तो हो जाएगा। 50 लाख रुपए। पूरे का पूरा मजमा उस शख्स की तरफ मुड़ गया। मालकिन ने फटी फटी निगाहों से उस शख्स की तरफ देखा जो सुकून और इत्मीनान से उसके बराबर में खड़ी पड़ी पैकर को देख रहा था, जिसके चेहरे पर जैसे वक्त थम सा गया था। उसकी हिरनी सी आंखें हैरत से फैलती चली गई और वो एक बार फिर से मालकिन का हाथ छुड़ाकर जमीन पर बैठकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। मुझे ये 50 लाख रुपए अभी के अभी चाहिए हैं। मालकिन ने उस शख्स की बोली पर यकीन न किया तो एक और हरबा आजमाया। उस शख्स ने कुछ भी न देखा, बल्कि अपनी जेब से फौरन से एक चेक निकाल कर उसे दे दिया। चाहे तो अभी कैश करवा लो, चाहे तो कल करवा लेना, मर्जी तुम्हारी है। अब मेरा मुतालबा हिस्सा मुझे लौटा दो। उसने आगे बढ़कर जमीन पर गिरी हानिया को हाथ पकड़कर खड़ा किया और एकदम से खुद के गले में ओढ़ी शाल ओढ़ाकर सबकी नजरों से ओझल कर दिया। उसका हाथ नरमी से पकड़कर उसे ले जाने लगा। उस शख्स के अंदर ना जाने ऐसी क्या कशिश थी कि हानिया अपना रोना भूलकर उसके छोटे छोटे कदम उठाती उसके बराबर जाने लगी। ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। पहले बोली लगाने वाले को मिलनी चाहिए थी। मजमा एकदम से बिछड़ गया तो ये शख्स एकदम से रुख मोड़कर चिल्लाकर कहने लगा, अब अगर किसी ने भी अपनी गंदी जुबान से एक बार फिर से बोली लगाने की कोशिश की तो मैं तुम सबकी जुबानें गदी से खींच लूंगा। उस शख्स की बात में ना जाने ऐसा क्या असर था कि तमाम के तमाम लोग एकदम से चुप होकर रह गए। वो ठीक कह रहा है, ये उसी के नसीब में है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मजमा एकदम से मुंशर होने लगा और वो उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसने जैसे ही गुफ्तगू करने के लिए अपनी पंखुड़ी जैसे गला लब खोले तो जैसे उसकी मधुर सी आवाज में खोसा गया। बुरहान अंसारी ने जैसे ही आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला तो एकदम से रोकर कहने लगी, ये मुनासिब वक्त नहीं है यहाँ ऐसी बात करने का। उसकी गंभीर आवाज सुनकर न जाने क्यों वो चुप होकर उसके हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हो गई। अंदर बैठो। उसने एक और हुक्म जारी किया तो चुपचाप गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी। उसने रुख मोड़ कर एक लम्हे के लिए उसे देखा। वो मबहूत सा होकर रह गया। उसका हुस्न वाकई में काबिले दीद था। आंसू उसकी पलकों पर अभी भी ठहरे हुए थे, सांसें अभी भी बिखरी हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? उसे एकदम से रुख मोड़ लिया। नहीं चाहता था कि कोई गुस्ताखी कर बैठे। वैसे भी अब वो उसकी मलकियत बन गई थी, लेकिन वो इस तरह नहीं उसे अपनाना चाहता था। उसे पलकें उठाकर खाली खाली निगाहों से उसे देखा। सोच क्या रही हो? नाम बताओ अपना। उसे अपने लहजे में सख्ती बनी तो एकदम से जैसे ही होश में आई। हम जैसी लड़कियों का कोई नाम नहीं होता, हम पर सिर्फ एक ही नाम का ठप्पा लगा होता है और वो है तवाइफ। उसके लहजे में दुख भरा हुआ था। आपने मुझे क्यों खरीदा? वो उल्टा उससे सवाल करने लगी। अलबत्ता उसकी आंखों में खौफ वाज़िह तौर पर नजर आ रहा था। कुछ फैसले बस यूं ही हो जाते हैं, उनकी कोई वजह नहीं होती। वो अपना नाम बताओ, नाम क्यों छुपा रही हो? उसने इस बार अपने लहजे में नरमी शामिल की। उसे हौसला सा हुआ। मेरा नाम हानिया है, बहुत खूबसूरत नाम है। उसने अपनी सारी तवज्जो आगे सड़क की जानिब मबसूर कर दी। वो गाहे बेगाहे उसे देखता भी रहता, जो बार बार परेशानी के आलम में अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। आपने मुझे बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी आवाज में खौफ अभी तक अपने पंजे गाड़े हुए था। फिक्र नहीं करो, बुरहान अंसारी तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने एकदम से गाड़ी रोकी और पूरे का पूरा मुड़ कर उसकी तरफ देखने लगा और जैसे ही उसकी तरफ आगे हाथ बढ़ाया तो उसके बिखरे बाल कान के पीछे उड़ से तो हानिया का दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। हौसला रखो, डरो मत। जब एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकल आई तो आगे भी सब अच्छा ही होगा।
اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی تو ایک دم سے جیسے لرز سی گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا لمس وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی اور کترا رہی ہے۔ گاڑی سے اترو، منزل مقصود آ گئی ہے، اس نے محبت پاش نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر فوراً سے اس کی طرف مڑا اور اسے باہر آنے کا کہنے لگا۔ مجھے دروازہ کھولنا نہیں آتا۔ وہ اس کی معصومیت پر صدقے واری کیا۔ کوئی بات نہیں، میں کھول دیتا ہوں۔ باہر سے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو باہر نکلی۔ اس کی چادر بار بار پھسل رہی تھی۔ میلی گدلی سی چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی، البتہ جو میک اپ وہاں اس نے کیا تھا وہ ہنوز برقرار تھا اور اس کے حسن کو چار چاند پوری طاقت کے ساتھ چمک کر برہان انصاری کے دل میں اتر رہے تھے۔ تم یہ چادر اتار دو۔ ایک دم سے اس کا مطالبہ سن کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ ابھی انہیں مردوں کی طرح ہیں جو میری بولی لگانے کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھے؟ اس کے لہجے میں صدمہ بولنے لگا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم کیوں غلط سمجھ رہی ہو؟ اگر میں بھی انہیں کی طرح ہوتا تو 50 لاکھ کی بولی لگا کر تمہیں وہاں سے آزاد نہ کرتا۔ برہان نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے لمحہ بھر بھی کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ اس نے فوراً سے وضاحت پیش کی۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چادر تم پر اور تمہارے حسن پر ایک داغ کی مانند ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ہی جیسے اس کی چادر اتار کر کھینچنی چاہی، سست فوراً سے اپنی نگاہوں کی گرفت اس پر مضبوط کر لی۔ میں کسی قیمت پر نہیں اتار سکتی، یہ میرے مرحوم ماں کی نشانی ہے، اور جب جب یہ چادر میرے ساتھ ہوتی ہے میں ہر مشکل سے بچ جاتی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میری ماں میرے ساتھ ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے سیل رواں ہوئے اور بہنے لگے تو برہان نے ایک دم سے اس کی چادر کو چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا، چلو اندر چلتے ہیں۔ اس نے ایک دم سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے لے کر اندر جانے لگا۔ اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی تھی کیونکہ اس کے لمس میں بے تحاشا گرمی تھی، محبت تھی، نرمی تھی۔ اسے کھینچ نہیں رہا تھا، گھسیٹ نہیں رہا تھا۔ اس نے اس پر اپنی ساری گرفت مضبوط بھی نہیں کی تھی، بس ہلکے ہاتھوں سے نرمی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اس نرماہٹ کو محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں بے پناہ جذبات امڑتے اسے نظر آ رہے تھے۔ یہ اجنبی کون ہے اور کیوں اس نے مجھے خریدا؟ کیوں مجھے وہاں بچایا؟ بہت سے سوال اس کے ذہن میں جنم لینے لگے، لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ جانے لگی۔ سامنے اس کی نظر پڑی تو یہ ایک بہت خوبصورت اور وسیع و عریض فارم ہاؤس تھا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ یہاں پلنگ پر بیٹھو نا۔ اسے اس کی معصومیت پر پیار بھی آیا اور رحم بھی۔ آگے بڑھ کر اسے کندھے سے تھاما، اسے لے کر پلنگ پر بٹھایا۔ ڈرنا چھوڑ دو۔ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے چہرے پر نگاہیں جماتا ہوا بولا تو اس کی پلکیں ایک دم سے جیسے جھک سی گئی۔ یہ کوئی فرشتہ ہے جو میری زندگی میں داخل ہوا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ تمہارے سوال کا میں جواب دوں گا۔ میں نے تمہیں کوئی خریدا نہیں ہے، اس بات کا تو مجھے خود بھی نہیں پتا، لیکن اس وقت تمہارے آنسو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے دل پر گر رہے ہیں۔ میں بالکل یہ محسوس کر رہا ہوں خود کو بے بس۔ میں وہیں مجمع میں سب سے آخر میں کھڑا تھا اور یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک سے وہ ہو گیا جب میں نے خود بھی نہیں جو میں نے سوچا تھا۔ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہانیہ نے اس کی بات پر جیسے وہ کھو سی گئی۔ تو کیا اس کی زندگی واقعی میں بدل گئی تھی؟ اللہ نے ابھی اس کی زندگی میں بہت سے امتحانات لکھے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر سوچنے لگی۔ نہ جانے کیوں آہستہ آہستہ اس کا خوف سونے لگا۔ یہ بتاؤ، تم نے کچھ کھایا ہے؟ وہ اس کے حسن میں جیسے کھو سا گیا۔ ایک دم سے نگاہیں پھیر کر موضوع بدل دیا اور پوچھ بیٹھا۔ نہیں۔ اس نے مختصر سا جواب دیا اور اپنی نگاہیں اپنے ہاتھوں پر جما دی جہاں وہ بار بار انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اتنی نازک اور خوبصورت انگلیوں کا برا حشر کیوں کر رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے ایک دم سے اپنا مشغلہ ترک کر دیا۔ کھاؤ گی؟ بتاؤ کیا کھانا چاہتی ہو؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ بھی جو پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو۔ پچھلے 2 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کہتے ساتھ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کی اونچی آواز اس کا ایک ایک آنسو جیسے برہان انصاری کی وجود پر گرا گزر رہا تھا۔ خدا کے واسطے تم مت رویا کرو، تمہارا رونا دیکھ کر تو میں تمہیں خرید لیا۔
तुम्हारा रोना मजीद मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हारे आंसू ऐसा लगता है जैसे बहुत से दुखों की गुमाजी कर रहे हैं। तुम्हारे देखकर मैंने इस बात पर यकीन किया कि तुम बेकसूर हो। दिल ने अपने अंदर से आने वाली सदा पर लबैक कहा था। उसी दौरान कमरे का दरवाजा बजा और वहां मौजूद मुलाजिम खाना ले आया। बुरहान इंसानी ने उसके हाथ में ट्रे ली और वो ट्रे उठाकर हानिया के बराबर में पलंग पर रखी। चलो खाना शुरू करो। इश्तहार अंगेज खुशबू, खाने की खुशबू आ रही थी। हानिया की भूख जाग गई। उसे जैसे ही पहला नवाला लेने की कोशिश की तो उसका हाथ बेतहाशा हिलने लगा। उसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। हाथों में बेपनाह लर्जिश सी थी। पहला नवाला जैसे जैसे मुंह में डाला उसकी सिसकियां बुलंद हुई। छोड़ दो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। उसके बराबर में बैठकर उसका रुख अपनी जानिब कर गया। उसके बेहद करीब था, यहाँ तक कि हानिया की सांसें रुक रही थी। उसने अपने हाथों से पहला नवाला बनाया और हानिया को खिलाया। वो चुपचाप नजरें झुकाए खाने लगी। तुम यहाँ कैसे आई? तीसरा नवाला खाने के बाद उसने सवाल किया तो ना हानिया नम आंखों से रो रही थी। बुरहान ने उसकी तरफ देखा। दास्तान बहुत तवील है, वो कहाँ से सुनेंगे? मैं कहाँ से शुरू करूं? रात गुजर जाएगी लेकिन दास्तान खत्म नहीं होगी। उसने फीकी हंसी हंसते हुए कहा तो उसे देखकर रह गया। जिस कदर खूबसूरत उसका रोना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसका हंसना था। तुम यहाँ कैसे आई ये बता दो बस। वो इसे बातों में लगाना चाहता था ताकि वो अपना खाना खा ले। यतीम हूं मैं, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। के नाम पर एक सौतेली माँ है और उसके भाई ने मुझे इस हाल तक पहुंचाया। मुझे मोहब्बत के लालच दिए, अपने साथ यहाँ कोठे पर ले आया और बेच दिया। उसके बाद मेरी किस्मत मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब सोच रही हूँ न जाने क्या होगा। काश मैं इंसानी वजूद ही ना रखती तो किस कदर खूबसूरत होता ना। मैं कोई परिंदा होती, उड़कर कहीं भी चली जाती। वापसी पर कोई कुछ भी पूछने वाला ना होता। उसने अपने लहजे में अजनबियत समोते हुए कहा। वो उसे देख कर रह गया। बाज रिश्ते बहुत तकलीफ देते हैं ना, मैं मानता हूँ इस बात को। हर बाज ऐसे होते हैं जो मरहम रख देते हैं आपके जख्मों पर। उसे खाने की प्लेट ब्रेक ली और एकदम से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तो उसे जार की जार पलके उठाकर देखने लगी। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को अपनी आंखों की पूरों से चुनने लगा। उसने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली। और मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? उसने एकदम से सवाल किया तो उसका हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गया। तुम्हारा मुस्तकबिल? बुरहान ने जेर लब दोहराया। तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे साथ लिखा है। वो एकदम से मुस्कुरा दिया। वो घनी लंबे पलके उठाकर उसे देखने लगी। क्या मतलब? वो अब भी नहीं समझी थी। कुछ भी नहीं, बस तुम रोना बंद करो और कुछ देर बाद बाहर आ जाना जब मैं तुम्हें आवाज दूं। हानिया ने उसके नाम उस कदर मोहब्बत से पुकारा था कि हानिया को पहली बार अपने नाम से मोहब्बत हुई थी। वो जाने के लिए खड़ा हुआ और जैसे ही मुड़ने लगा तो हानिया पुकार उठी। मुझे डर लग रहा है, खुदा के वास्ते ना जाए। वो कपकपाने लगी थी। जो कुछ उसके साथ हुआ था उसने उसके जहन में गहरा असर छोड़ दिया था। वो एकदम से मुड़ा और घुटनों के बल उसके पास बैठा और उसकी ठोड़ी उठाकर चेहरा ऊपर किया। आज के बाद तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, ना किसी और से, क्योंकि तुम बुरहान इंसारी की जोजा बनने वाली हो। उसे जैसे उसकी समातों में धमाका किया था। वो खाली खाली निगाहों से बस उसे देखती रह गई। वो सच में उसके लिए कोई फरिश्ता ही साबित हो रहा था। क्या कहा? आप सच कह रहे हैं? वो शदीद हैरान थी। मुझे लगा था कि आप मुझे किसी महफूज पनाहगाह में छोड़ देंगे और मेरी जिंदगी एक बार फिर से वैसे ही हो जाएगी। वहां से मैं शायद दोबारा कोठे पर पहुंचा दी जाऊं। उसे अभी तक अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या दुआएं यूं भी कबूल होती हैं? उसने खुद से सवाल किया। तुम्हारी महफूज पनाहगाह मैं ही हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे अभी इसी वक्त निकाह करूंगा। वो अपनी आंखों में मोहब्बत की चमक लिए हुए उसे कहने लगा। वो अपनी जिंदगी की इस काया पलट पर हैरान थी। कहाँ तो वो दरिंदों के हाथों में जाने वाली थी और कहाँ वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान के हाथों बचाई गई थी और वो उसे अपनी इज्जत बनाने जा रहा था। बाहर निकाह ख्वाह आ गए हैं, मेरे साथ चलो। बुरहान ने मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखते पास रखी शॉल उठाई और उसके सर पर उड़ाई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है,
बस जो तुम्हें ठीक लगे वही फैसला करना। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर सर झुकाकर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। और वो उसका हाथ हमें उसे हॉल में ले आया था, जहाँ गुआहान और निकाह ख्वाह की मौजूदगी में उसका निकाह पढ़ाया जा रहा था। हानिया वल्द असद अली, क्या आपको बुरहान इंसारी से ये रिश्ता कबूल है? जवाब में उसने कबूल तो ना कहा, लेकिन उसकी सिसकियां गूंजने लगी। काफी देर तक वो रोती रही, उसके हाथ कांपते रहे। बुरहान समझ गया कि उस जज्बाती सहारे की जरूरत है उसे। वो फौरन से उठा और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अगले लम्हे उसने कह दिया, कबूल है, कबूल है, कबूल है। बुरहान की आंखों में आंसू झलकने लगे। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। पहली नजर की मोहब्बत थी और इस कदर जानदार थी कि उसे खुद अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं आ रहा था। मौलवी साहब ने उसे मुबारकबाद दी और तमाम लोग वापसी की राह देखने लगे। अब तुम हानिया असजद से हानिया बुरहान अंसारी बन गई हो, मुबारक हो तुम्हें। उसने एकदम से उसका घूंघट हटाया और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। और इसी लम्हे वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और फौरन उसे रोते हुए आगे बढ़कर उसके गले लग गई। बुरहान के लिए ये सब कुछ बहुत अचानक था, लेकिन अगले लम्हे वो उसे अपनी बाहों में भींच कर अपनी से लगा गया। मेरे होते हुए अब तुम पर कोई गंदी नजर नहीं डाल सकता और ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अब कोई तुम आम लड़की नहीं हो, बल्कि बुरहान की बीवी हो। और बुरहान अपने रिश्तों की हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानता है। उसके सर पर हाथ रखकर उसके बाल सहलाने लगा और वो आंखें बंद की उसके सीने में सर टिकाए शुक्रगुजारी की कैफियत में थी। घर चले? उसे सर उठाकर बुरहान की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, घर? कौन सा घर? घर वाले मान जाएंगे ना? उन्हें इतराज तो नहीं होगा ना? ये वो सवाल था जिसने बुरहान को एकदम से होश की दुनिया में ला कर रखा। इधर बैठो, मेरी बात सुनो। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर में बिठाया। मेरी बात गौर से सुनो। हालात मेरे और तुम्हारे हक में बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं तुम्हें अपने घर तो ले जाऊंगा, लेकिन वहां तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से मुतारिफ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे वक्त लगेगा अपने घर वालों को मनाने में। बुरहान की बात सुनकर एकदम से उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। क्या आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम दोनों के लिए ये पहले ही आसानियां पैदा कर दूंगा। उसके बाद मैं अपने रिश्ते को उन सबके सामने लाऊंगा। वो इस रिश्ते को मेरी जज्बाती फैसला कहेंगे, तुम्हारे पस मंजर पर सवाल उठाएंगे। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं पहले अपने लिए हालात साजगार बनाऊंगा, उसके बाद हम दोनों का रिश्ता सबके सामने लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहता था कि वहां मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तुम अपने दिल बिल्कुल भी बुरा मत करना। मैं तुम्हें अपने साथ उस घर रखूंगा, लेकिन किसी और हैसियत से रखूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा जब तक हमारे हालात हमारे हक में बेहतर नहीं हो जाते। क्या तुम इस मामले में मेरा साथ होगी? उसे एकदम से उसकी तरफ देखा, जो कि सोच रही थी कि जिंदगी उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होगी, लेकिन एकदम से उसे मुश्किल नजर आने लगी थी। ये कैसा फैसला था जो उसने लिया था? वो उसका मोहसिन भी था, लेकिन अब वो उसे अपने साथ इम्तिहान की गरी में खड़ा होने का कह रहा था। क्या उसे हाँ कह देना चाहिए या फिर उसे मना कर देना चाहिए? वो इसी सोच में कश्मकश में मुब्तला थी। बताओ, जवाब दो। तुम चलोगी ना मेरे साथ मेरे घर? वहां मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, वादा। लेकिन हमारा रिश्ता सबके सामने ना आए, यही बेहतर है। बुरहान उसकी खामोशी से घबराने लगा। आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने करके उसे जवाब तलब करने लगा। उसकी आंखों में नमकीन पानी बढ़ने लगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम राजी हो? वो धड़कते दिल के साथ उसकी रजामंदी के लिए तड़पने लगा था। मेरी जिंदगी के हर इम्तिहान में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसने एकदम से आहिस्तगी से उसके कान में सरगोशी की तो बुरहान के लबों पर जानदार सी मुस्कुराहट उभरी, जो कुछ देर पहले गायब हो चुकी थी। मामा, ये बुरहान कहाँ रह गया है? उसे नहीं पता कि आज मेरी मेहंदी रखी है? दूल्हे को तो लाजमी होना चाहिए ना? ये अक्सा थी, जो कि बुरहान की मंगेतर थी, और वो उन दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। आज मेहंदी का फंक्शन था। वो पीले रंग के खूबसूरत से लिबास में मलबूस थी। जब उसने अपनी वालदा से पूछा, आ जाएगा, तुम्हें तो पता है ना उसके अर्जेंट काम निकलते रहते हैं,
इसी सिलसिले में कहीं गया होगा। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, उन्हें बुरहान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। लो, आ गया। उसकी उम्र लंबी हो माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा। अभी से याद किया और वो हाजिर हो गया। ताईजान ने मुस्कुराते अपनी बेटी अक्सा से कहा तो भागते दौड़ते उसके पास जाने लगी। तभी चची जान, जो कि बुरहान की वालदा थी, एकदम से उसे रोक दिया। अरे अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? तुम्हारी मेहंदी है और तुम इस तरह बाहर नहीं जा सकती। चची जान ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया तो मायूस होकर उन्हें देखने लगी। चची जान, जाने देना। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। मुझे बुरहान से बात करनी है कि वो कहाँ रह गया था। कल से गायब है, नजर ही नहीं आ रहा था। वो मुंह पर सोते हुए कहने लगी। तो चची जाने को उस पर रहम आ गया। अच्छा अच्छा, चलो जाओ। इससे पहले कि वो भागकर दरवाजे के पास आती, बुरहान उसे अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। कहाँ थे तुम 3 दिन से? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। वो एकदम से आगे आई और उसने बुरहान की तरफ देखकर कहा, लेकिन अगले लम्हे उसकी बोलती बंद हो गई जब उसने बुरहान के साथ एक बेइंतहा खूबसूरत सी लड़की को देखा, जो कि सर झुकाए बुरहान के पीछे खड़ी थी। ये कौन है? उसने अपने लहजे में खौफ समोते हुए पूछा। वो कल से गायब था, लेकिन अब उसके साथ लड़की को देखा तो एकदम से जैसे उसे परेशानी नहीं आ गिरा। अंदर तो आने तो, बताता हूँ कौन है। बुरहान ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई, थके कदमों से अंदर आया। पीछे मुड़कर हानिया को देखा तो उसने इशारे से उसे बुलाया, अंदर आ जाए आप भी। हानिया सुनते साथ छोटे छोटे कदम उठाती वहीं लाउंज में रखे सोफे पर बुरहान के कहने पर बैठी। ताई जान भी आगे आई। चाची जान की आंखों में भी हैरत थी। कौन है ये बेटा, और इस तरह घर में आ रही है, तुम जानते हो क्या? चाची जान ने एक नजर हानिया पर डालते हुए दूसरे लम्हे अपने बेटे से पूछा। अम्मी जान, पहले मेहमान की खातिर मुदारत तो कर लें। ये मेहमान है कोई, चाहे पानी वगैरह तो पूछे ना। और हाँ, अब सबको जवाब की तसल्ली के लिए जवाब है कि मेरे दोस्त की बहन है, वही दोस्त जो बचपन में मुझसे दूर हो गया था। हमारी अचानक से मुलाकात हुई तो अपनी परेशानी जाहिर की। दरअसल काम के सिलसिले में वो दूसरे शहर गया हुआ है, वहीं इसकी मुलाकात हुई थी मेरे उससे। उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन यहाँ इस शहर में पढ़ना चाहती है, लेकिन अभी तक हॉस्टल का इंतजाम नहीं हो सका। मैंने उसे फौरन से पेशकश कर दी कि वो हमारे घर में ठहर सकती है जब तक कि उसके हॉस्टल का इंतजाम ना हो जाए। तो बस इसी सिलसिले में ये पढ़ने आई है। चाची जान ने सुना तो एकदम से सर पीट कर रह गई। उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया और अपनी माँ से पूछना मुनासिब ना समझा। उन्होंने बुरहान को अपने साथ आने का कहा और उसे कोने में ले गए और उस पर फट पड़ी। तुमने जरा बराबर भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम उस लड़की को घर लेकर आए हो? हक हाँ, हम उसे कहाँ रखेंगे? तुम्हें गुस्सा क्यों होते हैं? सर्वेंट क्वार्टर है ना, वहाँ एक कमरा खाली है, वहीं रह लेगी। अच्छा, तुम्हारे दोस्त को जाकर बताएगी नहीं कि उसकी फैमिली ने उसके साथ क्या किया? हमें कुछ भी नहीं होता। वो लोग कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है हमसे, वो तो कमतर ही है, इसलिए वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। वैसे भी वो यहाँ हमारे दरमियान अच्छा महसूस नहीं करेगी, असनबियत महसूस होगी ना उसे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि सर्वेंट क्वार्टर में रह लेगी। अब बैठे, मैं उसे सर्वेंट क्वार्टर तक बता कर आता हूँ, समझ जाएगी। बुरहान ने वापस पलटते तेजी से कदम उठाए और हानिया को अपने साथ आने पर इशारा किया। अक्सर ये सारा मंजर दिख रही थी। बुरहान मुलाजमा है ना, उसे दिखा देगी सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता। सर, अब मेरे पास आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अक्सर के कहने पर वो एकदम से ठटक कर रुका। उसने एक नजर हानिया पर डाली, उसे भी दिख रही थी। मुलाजमा रास्ता को उसने आवाज दी। हानिया को उसके कमरे में दे देना, और हाँ, इसकी अच्छे से सफाई भी करवा देना। कहते साथ ही उसने हानिया को आंखों ही आंखों में इशारा किया और अक्सा के पास चला गया। मेरे कमरे में आओ, वो उसे हुक्म देने लगी। हानिया का दिल एकदम से जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। ये लड़की कौन है और इस तरह बरहान को क्यों ऑर्डर दे रही है? उसने ना जाने क्यों एकदम से हसद सा महसूस करने लगा, लेकिन वो मजबूर थी। बरहान ने उसे सब समझा दिया था। वो मुलाजमा के साथ सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। क्या हो गया है? तुमने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है? वो एकदम से बेजार नजर आने लगा तो अक्सा ने उसका ये रवैया बागौर नोट किया। बेजार मैं तो नहीं हूँ, तुम नजर आ रहे हो। वो लड़की कौन है, उसे क्यों लाए हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी पोजेसिव हूँ। अक्सा की गुफ्तगू से वो बेजार होने लगा। वैसे भी उसका ये रिश्ता उसकी माँ ने जबरदस्ती किया था। उसने तो काफी मना किया था, पर अब सही मानों में उसे अक्सा के सवाल सच करने लगे थे।
امی کو بتا دیا ہے، تم ان سے اس بارے میں پوچھ لینا، میں کافی تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی جب وہ مڑنے لگا تو اکثر وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گئی، ایک دم سے۔ تمہارا رویہ کیوں بدل گیا؟ میں تمہارے سامنے تمہاری ہونے والی دلہن تیار کھڑی ہوں اور تم کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے؟ تمہیں تو شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ آج ہماری مہندی کی تقریب ہے۔ ایک دم سے اکثر بے پناہ اداس نظر آنے لگی، تو برہان نے دل ہی دل میں اپنا سر پیٹ لیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن چونکہ میں ابھی تھکا ہوا ہوں اس لیے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں آرام کروں گا، پھر بات کرتے ہیں نا، پلیز مان جاؤ نا۔ اس نے ایک دم سے محبت اپنے لہجے میں سموئی اور اکثر کے گال تھپ تھپائے تو وہ مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر شام میں ملتے ہیں۔ برہان اسے کیسے ہی اپنے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے ہانیہ کو فون دیا تھا، فوراً سے کمرے میں آ کے اس کے نمبر پر کال ملائی۔ جانے جہاں کمرہ ٹھیک لگا؟ وہ ہانیہ سے پوچھنے لگا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں اداسی سی جھلک دکھائی دی۔ تو بے چین ہو گیا، کیا ہوا؟ دل نہیں لگ رہا کیا وہاں؟ اس نے شرارت سے اس سے پوچھا۔ جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں دل کیسے لگے گا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں۔ ہانیہ نے ایک دم سے منہ بسورا۔ میری جان، تمہیں بہادر بننا ہوگا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا، یہاں بہت سی نظریں مجھ پر لگی ہوئی ہیں۔ اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ ہانیہ نے ایک دم سے اس کی بات کاٹی۔ وہ لڑکی کون تھی جو آپ سے اس طرح بدتمیزی سے بات کر رہی تھی؟ ہانیہ کے لہجے میں غصہ نمایا تھا۔ وہ وہی تو تھی جس سے میری شادی ہونے جا رہی ہے، بس تمہیں کیوں اتنی جلسی ہو رہی ہے؟ وہ محفوظ ہوا۔ ہانیہ ایک دم سے فون اس نے کاٹ لیا۔ ارے اسے کیا ہو گیا؟ سو جائے تو بڑا روپ دکھا رہی ہے یہ۔ کون ہے؟ رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی تھی۔ ایک دم سے اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اچھل پڑی۔ دروازہ کھولو، انتہائی آہستہ آواز میں برہان نے اسے کہا۔ اس نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ کانپنے لگی۔ ارے میری پیاری زوجا، آپ مجھے ناراض ہو گئی تھی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اسی وقت سب سوچ چکے ہیں، اور لیکن میں بے چین تھا کیونکہ میری زوجا محترمہ نے میرا فون کاٹ دیا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیسے سو سکتا تھا تمہیں دیکھے بغیر، تم سے بات کیے بغیر؟ وہ ایک دم سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لینے لگا تو ہانیہ کے چہرے پر شرم کی لالی بکھر گئی۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ برہان نے جھٹکے سے اس لمحے اسے خوبصورت منظر کو دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر ایک دم اچانک سے اس کی گال پر بوسہ دیا تو اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے بلش ہو کر سر جھکا گئی۔ وہ ابھی تک اس کی باہوں کے حصار میں تھی۔ آپ جائیں، کوئی آ جائے گا۔ اسے بھگانے کے چکر میں تھی۔ نہیں، اب تو میں نہیں جانے والا، میں شوق سے تمہارا یہ چہرہ ساری رات دیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح تم شرماتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے۔ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی نما آواز میں کہنے لگا۔ ابھی وہ دونوں ان لمحات کو جی بھی نہ رہے تھے کہ اچانک برہان کا فون بجنے لگا۔ اس نے سرج سے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے بجتے موبائل کو ایک دم سے سائلنٹ کر دیا۔ میری رنگ ٹون نا پورے گھر میں مشہور ہے، کسی نے سن لی نا سرونٹ کوارٹر سے آ رہی ہے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک دم سے اس نے کہتے ہوئے فون اٹھایا تو دوسری طرف اقصیٰ تھی۔ برہان تم کہاں ہو؟ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہو؟ اس وقت کہاں چلے گئے ہو؟ وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ویڈیو وغیرہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، ابھی تک کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی لیکن اب تم اپنے کمرے میں بھی نہیں ہو۔ اس نے ایک دم سے اسپیکر کھولا تو ہانیہ نے اقصیٰ کی بات سنی تھی تو ایک دم سے آگے بڑھی۔ برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے اسے کھینچا کہ اس کے سینے سے جا لگی۔ پھر اس نے اس کی کمر میں پکڑ کر خود میں کھینچ لیا۔ ہانیہ اس کی باہوں میں مچلنے لگی۔ میں ضروری کام سے باہر گیا ہوا ہوں، آ رہا ہوں۔ اگر تم سے بات کرتا تو بات تو اقصیٰ سے کر رہا تھا، لیکن وہ گم ہانیہ کی باتوں میں تھا جو کہ آبشار کی مانند اس کی کمر پر بکھرے بال ہوئے تھے۔ یہ جدائی اب مجھ سے نہیں سہی جاتی، لیکن کیا کروں، یہ رسمی دنیا نبھانا تو ہے، ایک طرف گھر والی تو دوسری طرف باہر والی۔ اسے شرارت سے ہانیہ سے کہا تو ہانیہ نے اس کی کمر پر مکہ دے مرا۔ آپ نے نا مجھے بہت بڑی مشکل میں لا کر پھنسا دیا ہے، مجھے وہی فارم ہاؤس میں رہنے دیتے نا۔ اچانک اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی گھلی۔ برہان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ تم اقصیٰ سے خوفزدہ ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، بس فی الحال میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم نے کہا تھا نا تم میرا ساتھ ہوگی،
अब अगर तुम इस तरह रोगे लोगी तो फिर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मैं रोज रोज तुमसे मिलने नहीं आ सकता यहाँ पर। ये तो तमाम घर वाले शाम को मेहंदी की तकलीफ की वजह से थक गए थे। अब मेहंदी के बाद अगली रात से व्रत जगा किया करेंगे। ऐसे में तुमसे मिलना तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। उसने आगे बढ़कर एकदम से उसके गालों पर वाले आंसुओं को अपने लबों से छुना। हानिया ने अपनी आंखें बंद करके सिसकी रही थी। आपके बगैर भी लम्हा भी रहना मेरे लिए दुश्वार होता जा रहा है। मैंने तो अपनी सारी दुनिया आपके अंदर ही बसा ली थी। हानिया ने एकदम से उसे गले लगाया और बोल पड़ी थी। बुरहान ने उसके खूबसूरत इजहार पर उसे वो देखता रह गया था। मोहतरमा, आप मुझे जाना भी है। अगर आप इस तरह मुझसे लिपटी रही तो मेरा जाना दुश्वार हो जाएगा और शादी की पहली रात यहीं पर हो जाएगी। उसने हानिया के कान के पास मधुर सी सोज आवाज में सरगोशी की, तो दूसरे लम्हे वो उसे अलग हुई और रुख मोड़ के बुरहान उसकी इस अदा पर मुस्कुराते हुए कमरे से तेजी से निकल गया। और जाते जाते वो ये कहना ना भूला कि कल मिलते हैं। बात सुनो नौशहरा, पिछले दिनों जिस सूट का मैंने ऑर्डर कैंसिल करवाया था ना, वो सूट मुझे दोबारा चाहिए। मुझे अर्जेंट ला कर दो। और हाँ, ये बात किसी को भी मत बताना। बुरहान फोन पर अपने मुलाजिम से कह रहा था। सर, ये लीजिए आपका ऑर्डर। 2 दिन बाद उसे सूट ला कर दिया तो उसने हाथ फेर कर उसकी क्वालिटी चेक की। वो वाकई में वही था जो अक्सा ने पसंद किया था। लेकिन फिर उसने ये कहकर अक्सा को रोक दिया था कि ये बहुत भारी है और मुझे बीवी हैवी ड्रेस पसंद नहीं है। लेकिन अब यही ड्रेस उसने हानिया के लिए खरीदा था। श्श। हानिया बगीचे में टहल रही थी कि उसने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो सबन काटर के पिछली तरफ पतली गली में खड़ा उसे अपनी तरफ मुतवजा करने में कामयाब हो गया था। क्या हुआ? आप इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं? वो फौरन से आसपास देखती उसके करीब आई थी। उसने हाथ में पकड़ा डब्बा उसे थमा दिया। ये लो, ये चेक कर लेना और पहन कर फिटिंग वगैरह भी ठीक है कि नहीं। और हाँ, कल जो फंक्शन है ना शादी का, उसमें तुम ये पहनोगी। मैं तुम्हें इस ड्रेस में दिखना चाहता हूँ। उसने डिब्बा उसके हाथ से ले लिया, लेकिन आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। आप अब क्या सोच रही हो? शुक्रिया मत कहना, तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। उसे सीने पर बाजू लपेटते हुए कहा और उसे मुस्कुरा कर देखा। सोच रही हूँ कि कैसा शौहर मिला है। अपनी शादी पर बीवी को सूट देकर कह रहा है कि तुम सबसे ज्यादा चमकती हुई नजर आओ, जबकि शादी वो खुद किसी और से कर रहा है। हानिया की बात सुनते एक लम्हे के लिए उसे जोरों की हंसी आई। ये हर ड्रामा है, तुम्हें पता तो है। क्यों जेलस होती हो? एकदम से वो आगे आया और उसे अपनी बाहों में लेने लगा। तो उसने एक झटके से उसे दूर कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? आसपास तो देख ले, कोई हमें देख लेगा तो फिर सारा राज खुल जाएगा। उसकी अचानक हरकत पर बौखला कर रह गई और इनसे उसे खुद से दूर करके कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, ये शादी हरगिज नहीं होगी। एक सिर्फ ये ड्रामा है और इस ड्रामे में मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी सबसे अच्छी दिखे। उसने आगे बढ़कर उसके बाल सहलाए थे। एक बात तो बताए। वो वहीं खड़े खड़े किसी गहरी सोच में थी जब अचानक से उसे मुखातिब करके कहा। वो हमदन गोश हुआ और उसके बेहद वो करीब आकर खड़ा हो गया। कहिए ना मेरी जान, आपकी बात सुनने के लिए तो हम हर वक्त बेताब रहते हैं। आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अक्सर का दिल तो टूट कर बिखर जाएगा ना। उसे कितना दुख होगा, आप उसे हकीकत बता क्यों नहीं देते? मैं सदके मेरी बीवी होकर तुम अपनी सौतन के जज्बात के बारे में सोच रही हो। तुम्हें तो 7 तोपों की सलामी है भाई, बल्कि 7 कम पड़ जाएंगी। तुम्हें बल्कि 21 तोपों की सलामी दूंगा। वो हंसते हुए कहने लगा तो हानिया ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर एक मुक्का रसीद किया। तो माई डियर वाइफ, बात कुछ यूं है कि अक्सर को मैंने पहले ही खबरदार कर दिया था कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। समझो जबरदस्ती का रिश्ता तय हुआ है और मेरे जबरदस्ती का दूल्हा बना हुआ हूँ। और मुझे शादी तुमसे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था और तुम्हारे बाद मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। अक्सर को मैंने काफी बार समझाया। वो कहती है तुम्हें मुझसे शादी कर की बात मोहब्बत हो ही जाएगी, लेकिन मैं इंसान हूँ, उसे सिर्फ अपने जज्बात की फिक्र है और वो भी मजा चख लेगी। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब उसने सबके सामने कहा था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ बुरहान से, वरना वो जहर खाकर मर जाएगी। और उसके दबाव में आकर सबने मुझे जबरदस्ती उसके साथ छोड़ दिया। अब वक्त है कि मैं उसे उसकी असलियत से आगाह कर दूं। तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम्हें मैंने कहा ना,
بس ایک کام میں پھنسا ہوا ہوں میں، جب وہاں سے نکلوں گا تو ساری سچائی ان سب کے سامنے لا کر رکھ دوں گا، تم فکر مت کرو۔ ایک ہفتے بعد نکاح ہے، لیکن یہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ اقصیٰ کی جگہ تم میرے سامنے بیٹھی ہوگی اور ہم دونوں کا نکاح سب کے سامنے ہوگا۔ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر لے جاتے ہوئے اسے اس قدر قریب کر لیا تھا کہ ہانیہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ چھوڑ دے، کوئی آ جائے گا، اس نے کہا تو ایک دم سے اس سے الگ ہوئی۔ پاس ہی کسی کے قدموں کی آواز پہ آئی تو اسے ہاتھ ہلاتے اس سے دور ہو گیا اور اسے خود سے دور جاتا دل دیکھتی رہی۔ اس کی زندگی میں یہ ایک حسین اضافہ تھا، وہ اس پر جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ ارے برہان بیٹا، اپنے مہمانوں کو تو بلاؤ، 2 دن سے وہ اپنے کمرے میں بند ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ وغیرہ تو کرے نا، چچی جان نے برہان سے کہا۔ وہ تو جیسے اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ اکثر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ چچی جان، برہان کو کیا ضرورت ہے اسے بلانے کی، ملازمہ ہے نا، راستہ جلدی سے جاؤ، اور وہ جو بی بی صاحبہ یہاں مہمان بن کر تشریف لائی ہیں نا، انہیں دعوت دے دو کہ وہ آ کر ہم سب کے ساتھ ناشتہ کرے۔ اکثر نے چبا چبا کر کہتے ہوئے برہان کی طرف دیکھا، وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ملازمہ کی حملہ تشریف لائی تو برہان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہانیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر چچی جان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ برہان بیٹا، یہ تو بتا کہ تم نے 50 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کتنے دنوں سے تم سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے تم نے یہ ٹرانزیکشن کی ہے، اتنے پیسوں کی آخر تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ برہان جو کہ ہانیہ کو اپنی نگاہوں میں بسائے ناشتہ کر رہا تھا، ایک دم سے اسے کھانسی آنے لگی۔ ہانیہ نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے پانی دیا تو اکثر نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ رہنے دیتی، میں دے دیتی، اس زحمت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس نے زہر خند لہجے میں چچی جان کے سامنے اس سے کہا تھا، لیکن چاچی جان وہاں متوجہ ہی نہیں تھی۔ ابا، کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی، ایک دوست کو ادھار دینا تھا اور باقی اپنی ذات پر خرچ کیا۔ کیوں، آپ کیوں حساب پوچھ رہے ہیں؟ اس نے بے اختیار پانی پی کر خود کو سیٹل کیا اور پھر اپنے والد صاحب سے پوچھنے لگا، نہیں، میں حیران ہوں کہ تم کبھی اتنی فضول خرچی نہیں کرتے، اور پھر اچانک سے کیا ہوا کہ 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے؟ بس اسی لیے پوچھا۔ وہ مطمئن سے ہو کر دوبارہ ناشتے پر تو برہان نے گہری سانس لی اور نظریں اٹھا کر دیکھا تو ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس نے ایک دم سے پوچھا تو اقصیٰ نے پورا کا پورا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ ٹھیک ہی تو دکھ رہا تھا، اچھی خاصی چنگی بلی بیٹھی ہے، ناشتہ کر رہی ہے، اور تم پوچھ رہے ہو آپ ٹھیک ہیں؟ ویسے ایک کب جائے گی پڑھنے؟ آج سے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا ہے، یونیورسٹی ٹائم میں تو ایڈمیشن سٹارٹ ہو گیا ہے نا، اب کب جائے گی یہاں سے؟ اکثر کے لہجے میں حسد چلک رہا تھا۔ برہان اسے دیکھ کر رہ گیا، یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اپنا رویہ درست کرو۔ جی میں جلدی یہاں سے چلی جاؤں گی، بھائی جب سعودیہ سے یہاں آئیں گے تو مجھے بھی یہاں سے لے جائیں گے۔ اور آپ کے بھائی سعودیہ سے کب آئیں گے؟ ہانیہ جو اسے آہستگی سے جواب دے رہی تھی، اس کے سوال پر متحد نظر نگاہوں سے برہان، کیا ہو گیا اکثر؟ مہمان ہے وہ ہماری، مہمان ہے تو مہمان کی طرح رہے۔ اکثر ایک دم سے غصے سے اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی اندر کی جانب چلی گئی۔ اس سے کیا ہو گیا؟ چچی جان نے برہان سے پوچھا، جس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بیٹا، تم اس کی بات کا برا مت ماننا، یہ زبان کی تھوڑی کڑوی ہے لیکن دل کی صاف ہے۔ انہوں نے ہانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بمشکل مسکرائی اور ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ناشتہ وہیں کا وہیں رکھا ہوا تھا۔ برہان اسے افسوس بڑی نگاہوں سے اور آنکھوں میں آنسو لیے دیکھتے جاتا رہا۔ میری جان، بس کچھ دن اور، بس میرا مسئلہ حل ہو جائے، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے کر بہت دور چلا جاؤں گا، اور یہ لوگ بہت ظالم ہیں، یہ ہم دونوں کی سکون سے نہیں جیتنے دیں گے ہمیں، بس اسی لیے تمہیں ایک راز کی طرح یہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہو کر اس سے کہنے لگا۔ اس نے اپنے دل کو بہت مشکل سے منایا اور برہان کا دیا گیا جوڑا، جو کہ خوبصورت رنگوں کا حسین امتزاج تھا، زیبتن کیا اور خود اپنے حسن پر قربان ہو کر رہ گئی تھی۔ واقعی میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، ایسے ہی تو برہان فدا نہیں ہوئے، اپنے آپ کو دیکھا تو واقعی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ باہر آئی تو چچی جان نے سب سے پہلے اسے دیکھا اور گلے لگایا۔ بیٹا، تم تو واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل دلہن لگ رہی ہو۔ وہ آگے آئی تو برہان اسے اقصیٰ کے ساتھ بیٹھا نظر آیا، وہ خود بھی بہت بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔
चॉकलेटी रंग की शलवार कमीज में मलबूस। उसने जैसे ही नजर उठाकर हानिया की तरफ देखा तो फौरन से दिल पर हाथ रखा और उसे आंख मारकर अपनी तरफ मुतवजा किया। हानिया भी बस मुस्कुरा कर रह गई। ये तो वही जोड़ा नहीं जो मैंने पसंद किया था। अक्सर की याददाश्त बहुत तेज थी। कौन सा जोड़ा? किस जोड़े की बात कर रही हो? बुरहान ने अदाकारी की। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि वही जोड़ा है जो तुमने रिजेक्ट कर दिया था। उसके पास कहाँ से है? इतना महंगा जोड़ा था। इसे किसने खरीद कर दिया? उसने कनखियों से बुरहान की तरफ देखा, लेकिन उसकी तरफ मुतवजा नहीं था। दिल में जरूर कुछ काला था। तुम दोनों मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। अगर तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से मुलविस निकला ना, तो मैं तुम दोनों के मौत के घाट उतार दूंगी। अक्सर मामले की तह तक पहुंच थी। तकरीब खत्म होते ही उसने अपनी ज्वेलरी उठाकर फेंकी और मुलाजमा समीना को बुलाया, जो वहीं सर्वेंट क्वार्टर के इर्द गिर्द की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। क्या खबर है? मैंने तुम्हें क्या कहा था? उन दोनों पर नजर रखना। बीबी जी, अल्लाह माफ करे, मैंने जो कुछ देखा है वो बताने के काबिल भी नहीं है। बुरहान साहब तो उसके कमरे में पहुंचे हुए हैं। और तो और कल तो मैंने क्या देखा है कि उसे गले मिले हुए थे। ये सुनना था तो अक्सा ने आगे बढ़कर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी चीजें हाथ मारकर गिरा दी। बस, बहुत हुआ। बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब हैं ये लोग, लेकिन किसी को बताते नहीं है। मुलाजमा ने अपना काम कर दिया था। अक्सा ने उसे फौरन से वहां जाने का कहा और अपने बाल हाथों से नोचकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तुम मेरे साथ ये धोखा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम चट्टान भर की लड़की, तुम क्या समझती हो खुद को? तुम दोनों की बेवफाई का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसने अचानक से अपने आंसू साफ किए और दबे कदमों से बुरहान के कमरे में आई। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वैसे भी इस वक्त वो अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था। घड़ी तो रात के 4 बजा रही थी। उसे उसकी पूरी अलमारी उलट दी। इस दौरान उसे कागज नजर आया। उसने झुककर उसे उठाया तो वो फटी की फटी रह गई आंखें। वो कागज नहीं था, मौत का परवाना था जो अक्सा के हाथ लगा था। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। खून आलूद निगाहों से उसने कहा और कागज को देखा। फिर इन दोनों से दिल ही दिल में मुखातिब होकर कहने लगी। उसके जहन में क्या चल रहा था ये किसी को मालूम नहीं था। समीना ने जो कहा था वो तुमने कर दिया ना? उसे अपने कमरे में बुलाकर खुले बालों की लट से खेलते उसे कहने लगी। जी बीबी जी, मैंने उनके कमरे में उनकी गैर मौजूदगी में पेट्रोल छिड़क दिया है और जब आप इशारा करेंगी तो वहां खिड़की से खड़े होकर लाइटर फेंक दूंगी मैं। हर धमाका होगा और वो कमरा जल जाएगा। इस दौरान आपके कहने पर मैंने वहां मौजूद तमाम मुलाजमों को भी छुट्टी दे दी है। समीना ने उसे इतला दी तो वो जहर खान लहजे में हंसने लगी। अब मजा आएगा। ये दोनों मुझे बेवकूफ बनाने चले थे। मौत से हाथ धोएंगे ना तो इन्हें पता चलेगा कि अक्सा के साथ बेवफाई कितनी महंगी पड़ सकती है। हम मिस्टर बुरहान, अब आप अपनी बेगम को अपने कमरे की जीनत बनाने के बजाय कब्र की जीनत बनाएंगे। कहते साथ ही उसने अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट सजा ली थी। क्या कर रही हो? वो जो मौका जानकर उसके कमरे में आया उसे उदास बैठा देखकर पूछने लगा। कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि ये अकेलापन, ये वीरानी कब खत्म होगी। हिरनी सी आंखों में उसके वाकई उदासी डेरे डाले बैठी थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपकी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे आप। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसने आगे बढ़कर उसके होंठों पर हाथ रख दिया। अब मजीद कुछ भी मत कहना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे अपने बराबर में बिठाया। तुमने मुझसे सवाल पूछा था कि मैंने तुम्हें वहां क्यों आजाद कर दिया। आज मैं उसका जवाब देने के लिए आया हूँ, क्योंकि कल मैं तुम्हारे लिए यहाँ से चला जाऊंगा। कल मेरी अक्सा से शादी का दिन मुकर्रर था, पर अब किस्मत बदल चुकी है। कल मैं तुम्हें यहाँ से रुखसत करके अपने नए घर ले जाऊंगा, जिसके कागजात मुझे आज मिलने वाले हैं। बस इस दिन का इंतजार था। वो जो उसकी बात पर गौर से उसे सुन रही थी, एकदम से काट कर कहने लगी। आप बताएं ना, आपने मुझे क्यों आजाद करवाया? उसकी हमदन गोश थी। उसकी हिरनी सी आंखें, खूबसूरत सा चेहरा, अपने वजूद पर तकते पाकर वो कहने लगी। मैंने तुम्हें वहां पहली बार नहीं देखा था। मैंने तुमसे जाने अनजाने में काफी बार मैं मिल चुका हूँ। एक बार उस पार्क में जहाँ तुम उदास बैठी थी, एक बार उस ऑफिस में जहाँ तुम नौकरी तुम्हें नहीं मिली थी। और बारी बारी से याद दिलाने लगा। वो हैरानी से उसे देखने लगी।
تم سے تو اس وقت میں محبت کرتا ہوں جب تم سے پہلی ملاقات کی تھی، تمہارے بارے میں ساری معلومات نکلوائی تھی، اور جب مجھے پتا چلا کہ تمہارا سوتیلا بھائی تمہیں وہاں بیچ آیا ہے تو میں نے کچھ بھی نہ دیکھا، بھاگتے دوڑتے اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث بھی وہاں آیا اور آخری موقع پر جا کر بولی لگا دی۔ تم میری محبت اس وقت سے نہیں بنی، تم تو بہت پہلے سے میرے دل میں اتری ہوئی تھی، اس لیے میں نے تمہارے لیے جا کر گواہی دی۔ اس کے الزامات کے باوجود بھی میں نے تمہیں اپنایا۔ برہان جذب کے عالم میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ہانی نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ آپ جیسا محبت کرنے والا انسان میں نے پوری زندگی میں نہیں کہیں دیکھا، اسے برہان سے کہا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی جسارتیں بڑھنے لگی تھی اور وہ اس کی آنکھوں تک پہنچا۔ آنکھوں سے ہوتے جیسے اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو وہ ایک دم سے اس سے الگ ہوئی۔ آپ جائیں یہاں سے، میں کوئی آ جائے گا۔ وہ اتنا اچھا مومنٹ خراب کر دیا۔ اس سے شرارت سے اس کے کان کھینچے تو ہانیہ نے کھڑے ہو کر باہر جانے کا اسے اشارہ کیا۔ چلے جائیں یہاں سے ورنہ کل کی خوشی آج ماتم میں بدل جائے گی۔ اس نے اس انداز میں کہا کہ برہان کی ہنسی غائب ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ کر اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ایک دم سے میرے دل کو جیسے کچھ ہونے لگا۔ اچھا نا، اب چاہے کوئی دیکھ لے گا۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے زور دیا تو برہان باہر نکل گیا، اور جیسے ہی باہر نکلا تو زور دھار دھماکہ ہوا۔ اس سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پیچھے کی طرف دیکھا تو اس کا پورا کمرہ شعلوں کی زد میں تھا۔ ہانیہ، ہانیہ! وہ دیوانہ وار اندر کی جانب بڑھنے لگا تو دو ملازموں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہیں برہان صاحب؟ آپ جل جائیں گے، آپ زخمی ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا، بار بار ایک ہی پکار رہا تھا، ہانیہ، ہانیہ کہاں ہو میری جان، ہانیہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر اس نے ایک جھٹکے سے ملازموں کو دور دھکا دیا اور فوراً سے جیسے ہی درمیان آیا، اندر کیا دیکھتا ہے کہ وہ آگ کے شعلوں کے درمیان گڑی ہوئی ہے۔ اس کا وجود جھلس رہا ہے، اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی شرٹ اتاری اور اس کے جسم پر ڈالنے لگا۔ آگ ایک دم سے بجھ گئی لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا اور چیخنے چلانے لگا، ایمبولینس کو بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ کوئی اس جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ ننگے قدموں اسی طرح اسے اپنی گود میں اٹھائے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور اسے ٹیکسی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہاری یہ حالت؟ وہ اکثر کے سر پر پہنچا اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور دور جا گری۔ تمہارے تمام گھر والوں کی موجودگی میں اس نے ایسا کیا تھا۔ گھر والے تو ویسے ہی حیران تھے کہ وہ ہانیہ کے پیچھے اتنا پاگل کیوں ہے۔ پورے 3 دن اس کے پیچھے اسپتال میں خوار ہوتا رہا تھا۔ اب جب وہ چوتھے دن گھر واپس آئی تب اس نے آگے بڑھ کر اقصیٰ کو تھپڑ رسید کیا تھا۔ ہو گیا، تم ایک پرائی لڑکی کے لیے اقصیٰ کو کیوں مار رہے ہو؟ اس کے والد صاحب نے اسے تنبیہ کی تو اس نے ان سب کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اقصیٰ سے میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ آئندہ کروں گا۔ اقصیٰ نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ سب کے علم میں نہیں ہے۔ اس نے ہانیہ کو، جی ہاں، اس نے ہانیہ کو، میری بیوی ہے، وہ میری زوجہ ہے اور میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ موت کے گھاٹ اتارنے کی اس نے کوشش کی ہے، لیکن اب میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پہلے صرف اقصیٰ دشمن تھی، ہانیہ کا دشمن یہاں گھر کا ہر فرد بن جائے گا، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے پاس لیٹی ہوئی ہانیہ کو گود میں اٹھایا۔ کیا تم اس سے شادی کر لی؟ چچی جان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جی ہاں، اور اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ یہ میری بیوی ہے اور بہانے سے یہاں رہ رہی تھی۔ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اب صحیح وقت آ پہنچا ہے۔ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے گھر خرید لیا ہے، وہیں اسے لے کر جا کر بساؤں گا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور تیز قدموں سے گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ اپنے نئے گھر میں قدم رکھا، اس نے ہانیہ کو ہاتھوں کا سہارا دے کر بٹھایا۔ میرے لیے آپ نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، وہ کہہ کر رونے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر اپنے لبوں سے اس کے گال پر موجود آنسوں کے نشان چر لیے۔ اب سب کچھ ہمارے حق میں ہے، اب ہمارے درمیان کبھی دوری نہیں آئے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر جذب کے عالم میں اسے بوسہ دیا تو ہانیہ نے بھی اپنی پوری شدت سے اسے گلے لگا لیا۔ وہ دونوں یکجان 2 قلب بنے ہوئے تھے۔ محبت ان کے دلوں میں برس رہی تھی اور وہ اپنی محبت کی برسات میں ہانیہ کو بھگو رہا تھا۔ ہانیہ نے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا
کافی دنوں بعد ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ اب ہم دونوں کو کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا، اس نے کہتے ساتھ ہی اس کی گردن کو لبوں سے چھونا شروع کیا۔ ہانیہ خود میں سمٹتے چلی گئی۔ محبت ان کے دلوں پر نازل ہو رہی تھی اور وہ محبت کو اپنی جولی میں سمیٹ کر خوش آمدید کہہ رہے تھے۔